हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम हिंदी पैडागॉजी का जो सेकंड लेसन है, सेकंड चैप्टर जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं भाषा, लैंग्वेज। व्हाट इज़ लैंग्वेज? जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम, कि हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें, समझा सकें, किसी को बता सकें, अपने भाव को, अपने विचारों को हम भाषा के माध्यम से ही किसी दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या हो गया? एक तरह से कम्युनिकेशन का मीडियम हो गया, संप्रेषण का माध्यम हो गया। ओके। दूसरी चीज़, भाषा सभ्यता के विकास में सहायक होता है। अब ये कैसे है? आप कैसे जानते हो कि आपकी हिस्ट्री क्या थी? आपको 1857 की क्रांति के बारे में कैसे पता है? आपको ये सारी चीज़ें इसलिए पता है कि कहीं ना कहीं से आपको बुक्स के माध्यम से या किसी अभिलेख के माध्यम से, किसी शिलालेख के माध्यम से ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। और उनमें किस चीज़ का यूज किया गया है? लैंग्वेज का। अब वो चाहे जो भी लैंग्वेज रही हो, और जो भी इंसान उस लैंग्वेज को जानता होगा वो फिर दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और जो इंसान इस लैंग्वेज को जानता है फिर वो उसको उसकी नॉलेज मिल जाती है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ से सभ्यता के विकास में भाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा है ज्ञानार्जन का साधन। ज्ञानार्जन का साधन का मतलब है कि हम ज्ञान अर्जित करते हैं भाषा के माध्यम से। आप मुझसे ये चीज़ क्यों समझ पा रहे हो? बिकॉज यू नो हिंदी लैंग्वेज, यू नो इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ रही है। उसी तरह से जो और भी लैंग्वेज जानते होंगे, जिनको चाइनीज़ समझ में आती होगी, जिनको फ्रेंच समझ में आती होगी, वो लैंग्वेज समझते होंगे। तो भाषा के माध्यम से एक्चुअली हम ज्ञान को जानते हैं, हम नॉलेज इकट्ठा कर पाते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है लैंग्वेज का मतलब और लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस। ठीक है, वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बालक के भाषा सीखने में समाज और परिवार का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल होता है, समाज और परिवार का। तो वाइगॉत्स्की के साथ एक वर्ड हमेशा जुड़ा रहता है, समाज, ये आप याद रखिएगा। और वैसे ही पियाजे के साथ संज्ञानात्मक विकास जुड़ा रहता है। तो कुछ कुछ वर्ड रहता है जो ऑथर हर जगह कहीं ना कहीं लिखा रहता है उनके साथ ही। तो समाज जो है इनका फेवरेट वर्ड है, इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। ठीक है, तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बालक की भाषा सीखने में समाज कैसे जुड़ा हुआ है? समाज, अच्छा, एक बालक का समाज क्या होता है? एक बालक का समाज उसका परिवार होता है, प्लस उसके जो साथी सहपाठी हैं वो होते हैं, और उसका एनवायरनमेंट जो भी जहाँ भी वो रहता है, उसके अगल बगल के कुछ लोग, इन्हीं से मिलकर उसकी सोसाइटी बनती है। तो बालक जो सोसाइटी में, जो अपने परिवार में जो भी चीज़ें सीखता है, वही वो उस हिसाब से उसी लैंग्वेज को वो समझ पाता है। अगर सपोज कि उसकी जो लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी है, उसकी लोकल लैंग्वेज अवधी है, या फिर कुछ भी है, बिहारी है, तेलुगु है, तमिल है, कुछ भी है, तो वो वही लैंग्वेज सीखेगा और उसमें उसको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से होती है लैंग्वेज। और बालक के आवरण में ये सारी चीज़ें कैसे आ जाती हैं? उसके परिवार से, उसके इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इतना कुछ जानने के बाद हमको ये समझ में तो आई क्या है कि बच्चे के लिए भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा सब कुछ जानते हुए भी एक तरह से इनकम्प्लीट है अगर वो लैंग्वेज नहीं जानता है। लैंग्वेज अगर वो जानता है तभी तो वो अपनी चीज़ को किसी और को बता पाएगा, अपने ज्ञान को फैला पाएगा, या फिर किसी से कुछ सीख पाएगा। तो इसके लिए लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, शिक्षक चाहता है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास की नींव को मजबूत बनाने के लिए एक बेहतर शिक्षण नीति अपनाई जाए, और इस हिसाब से उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको भाषा की शिक्षा दी जाए, ताकि वो एक बेहतर वक्ता, बेहतर श्रोता और बेहतर कॉन्सेप्ट को समझने वाला बन पाए। ठीक है, बालक के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसका एनवायरनमेंट सेट करना, और उसके शिक्षक का खुद ही इस भाषा से शिक्षण में प्रवीण होना। एक तरह से कह सकते हैं शिक्षक को खुद भी उतना ही आना चाहिए बच्चे को कौन सी लैंग्वेज टीचिंग के हिसाब से, कौन से स्किल के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना है, ये खुद टीचर को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है लैंग्वेज टीचिंग का। तो पहला तो कोई बच्चा अगर हिंदी लैंग्वेज नहीं जानता है और आप उसके सामने हिंदी में बात कर रहे हो तो वो नहीं समझ पाएगा, वो अनेबल है उसके लिए। इसलिए कोई बोलने वाला जो है, आपका जो वक्ता है, वाचक की बातों को समझने की एबिलिटी जो है लैंग्वेज टीचिंग से आती है। वट एवर लैंग्वेज इज, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कुछ भी हो सकती है। जो भी इंसान बात कर रहा है, सामने वाला उसकी बातों को कब समझ पाएगा? जब वो खुद उस लैंग्वेज को जानता होगा। एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन का माध्यम है लैंग्वेज। मैं आपको अपनी बातें कैसे बता पा रही हूँ?
मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे आपको समझा पा रही हूँ, बिकॉज आई नो दिस लैंग्वेज, और आप भी इस लैंग्वेज को जानते हैं इसलिए। 1 मिनट। और भाषा में एक और फ़ायदा क्या होता है, हम लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो हमारी एक बेहतर लेखनी हो जाती है, हम बहुत सुंदर लिखते हैं। लैंग्वेज को जितने अच्छे से उसके उतार चढ़ाव को, उसके एक एक अक्षर को जितने अच्छे से समझ पाते हैं, उतना ही अच्छा, उतना ही सुंदर हमारी लेखनी भी बनती है। ठीक है। और भाषा को समझने से क्या होता है, समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। मतलब कि जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो और आप उस बुक की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हो, तो क्या होता है कि आप पढ़ते भी हो, साथ में उसको समझते भी हो। उस बुक के एक एक वर्ड का अक्षर भी आप समझते हो, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है। लैंग्वेज से आपको सृजनात्मकता, मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, आपके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी आती है, आप समझ पाते हो चीज़ों को कि मैं आगे इससे क्या कर सकता हूँ। कोई बच्चा अगर एडिसन की बुक पढ़ेगा तो वो इंस्पायर होगा पक्का कि यार इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी ये इंसान नहीं थका। तो ये सारी चीज़ें वो कैसे इंस्पायर हो पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को जानता है, उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ रहा है, तो इससे उसके अंदर क्रिएटिविटी का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। लैंग्वेज को सीखने से बच्चे के अंदर विभिन्न भाषाओं को समझने की योग्यता हो जाती है, जिससे कि वो उसके बहुत सारे काम बन सकते हैं। वो जहाँ पे जाएगा, जैसे लोग वहाँ, अगर वो, अब जैसे आजकल इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अगर बच्चा इंग्लिश भी जानता है एज वेल एज हिंदी भी जानता है, तो उसके लिए और वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लेता है वो। तो इससे विभिन्न भाषाओं को समझने की योग्यता बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। अब हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, क्या क्या ऐसे सिद्धांत होते हैं जो लैंग्वेज की टीचिंग को, लैंग्वेज को समझाने में, बच्चे को पढ़ाने में उसको मतलब और इम्प्रूव कर देते हैं। तो एक सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, बच्चे को, जब एक छोटा सा बच्चा है, शैशवावस्था में है, उसके घर में उसके बच्चे जो है, उसके घर में उसके माँ बाप जो हैं उसको किस तरह से चीज़ों को सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा घर से ही सीखना शुरू करता है। उसको घर में ही अपनी मदर टंग बोलनी आ जाती है, बड़े आराम से वो बोलता है सारी मातृभाषा को अपने। तो मान लीजिए उसको एक पेन दिखाना है कि ये पेन, उसको पेन बताना है पेन क्या होता है, तो हम उसको मूर्त चीज़ की मतलब पहले हम उसको कोई एक्चुअल चीज़ दिखाएंगे। मान लीजिए उसको पेन के बारे में बताना है, तो मैं पेन दिखाऊंगी उसको कि दिस इज पेन, ये एक पेन है। और वो जब पेन सुनेगा तो वो पक्का उसके दिमाग में ये चीज़ें हिट करेंगी कि पेन ऐसा होता है। मतलब बच्चे को आप जब सिखा रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो, तो उसके साथ ही उस वस्तु को भी उसको दिखाओ, क्योंकि अभी बच्चा इतना समझ नहीं हुआ है, उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं कि वो अमूर्त चीज़ों को, मतलब इमेजिनरी चीज़ों को वो समझ पाए। तो हमें उसे रियलिस्टिक से दिखाना होगा, रियल में चीज़ें दिखानी होंगी, और उसके माध्यम से उसको भाषा जो है सिखानी होगी। ठीक है। तो ये होता है अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब हम चीज़ें दिखा के उसको पढ़ाते हैं। ठीक है। उसी तरह से है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, मतलब कि अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के अंदर अगर वो कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट है तो वो चीज़ें सीख सकता है, वो मोटिवेट होगा तभी तो वो चीज़ें और अच्छे से सीखेगा। अगर मोटिवेशन और इंटरेस्ट दोनों है तो वो उसकी बेस्ट लर्निंग होगी, तब वो चीज़ को और अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे को, मतलब हमें कोई अलग से चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती इसमें, अनुकरण का सिद्धांत, मतलब कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन। बच्चा अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से, अपने एनवायरनमेंट से अनुकरण करके सीखता है। और इसका एक एग्जांपल है, अगर आप बच्चे के सामने अच्छी भाषा में बातें करोगे तो वो अच्छी भाषा सीखेगा। अगर आप गलत लहजे में बात करोगे तो वो भी गलत ही सीखेगा, क्योंकि उसके सामने जो भी दिखाया जाएगा वो वही अनुकरित करेगा। अनुकरण मतलब होता है देख कर सीखना। ठीक है। तो यहाँ होता है ये अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। अब है क्रिएटिविटी का सिद्धांत, मतलब बच्चे को अगर आप लैंग्वेज सिखा रहे हो तो उसे सिर्फ किताबी भाषा में पढ़ाया ना जाए, उसे हर तरह से इन्वॉल्व रखा जाए। मतलब बीच बीच में उठा के उससे क्वेश्चन पूछा जाए, बीच बीच में उससे पूछा जाए कि बेटा तुम्हें समझ में आया कि नहीं। उनसे खुद कुछ एक्टिविटी कराई जाए, उनको कुछ लिखित मौखिक कार्य दिया जाए, उन्हें छोटे मोटे नाटक में इन्वॉल्व कराया जाए। मतलब इन टाइप की एक्टिविटीज़ से उनको जो है हमेशा क्रिएटिव रखना, हमेशा एक्टिव रखना है। इससे बच्चे और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर सीख पाते हैं। क्योंकि उनका हर तरह का जो फोकस है वो उस पर लगता है। ठीक है। उनका हर तरह का जो ध्यान रहता है वो एक पॉइंट पे रहता है और वो कंसंट्रेट कर पाते हैं। नाउ थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। तो अभ्यास का तो इतना महत्व है वो आप जानते ही हैं।
तो अभ्यास, थॉर्नडाइक कहते हैं कि भाषा एक कौशल है, लैंग्वेज इज ए स्किल, जिसका विकास जो है अभ्यास पर ही डिपेंड करता है। मतलब इसका डेवलपमेंट आपका जो है एक्सरसाइज पे ही डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे आपकी पकड़ लैंग्वेज में उतनी अच्छी हो जाएगी, ऐसा थॉर्नडाइक कहते हैं। इसीलिए बच्चों को इमला लिखवाया जाता है बोल बोल के क्लास में, फिर अनुलेख लिखवाया जाता है, देख के लिखवाया जाता है। जैसे टीचर क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है इमला और बच्चे उसको देख के उतारते हैं, फिर टीचर बोलता है और बच्चे उसको लिखते हैं। तो इस तरह से चीज़ें करवाने से बच्चों को कैसा अक्षर कौन सा बनेगा, कैसी उसकी प्रोनंसिएशन है, उच्चारण कैसा है, ये सारी चीज़ों में बच्चा परफेक्ट हो जाता है। ठीक है। नाउ आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या है कि थ्योरी ऑफ रेपिटेशन। ये आप जानते हैं, आपको मान लो कोई कॉन्सेप्ट याद करना है, आप जितनी दफ़ा उसको रिपीट करते हो वो चीज़ आपके दिमाग में उतनी ही पक्की हो जाती है। जैसे कि मान लो आपने 1 क्लास में क्या पढ़ा होगा, 3 ही 4 चीज़ें पढ़ते हो आप, क ख ग घ पढ़ते हो, ABCD पढ़ते हो, 1 2 3, पूरे साल यही पढ़ते रहते हो आप। तो इतना रिपीट हो जाता है कि ये आपके एकदम कोर माइंड में जाके बैठ जाता है। तो इस तरह से वर्क करता है आवृत्ति का सिद्धांत। साहचर्य का सिद्धांत थोड़ा बहुत जो है आपके अनुबंधन के सिद्धांत की तरह ही है। जैसे कि इसमें क्या होता है, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन। मतलब बच्चे को हम जब सिखाते हैं तो हम कोशिश करते हैं जो चीज़ के बारे में हम उसको बता रहे हैं वो चीज़ ओरिजिनली उसको दिखा पाएँ। जैसे मान लीजिए हमने उसको एक सेब के बारे में बताया, तो हम सेब उसको दिखा पाएँ कि सेब ऐसा होता है, इसको खाने से ये लाभ होता है, या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में, तो हम उसको एक्चुअल में दिखा पाएँ, जिससे बच्चा जो है जब हम उसको सामने सेब बोले कभी, तो उसके दिमाग में ये चीज़ें प्रिंट हो जाएं कि हाँ इसके बारे में बताया जा रहा है, और बच्चा और एक्साइटेड होकर और मतलब उसके साथ रिलेट करके अपने आप को पढ़ पाता है, वो चीज़ समझ पाता है, अपने आप को एसोसिएट कर पाता है। ठीक है। नाउ अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम जानते हैं लैंग्वेज स्किल में 4 तरह की चीज़ें होती हैं, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों जो है कह सकते हैं लैंग्वेज टीचिंग की एक तरह से पिलर्स हैं। ये चारों पिलर्स हैं। अगर इनमें से कोई एक में भी बच्चा जो है कमज़ोर है तो उसकी भाषा जो है बेहतर नहीं होगी, उसकी लैंग्वेज जो है लैंग्वेज स्किल जो है उतनी बेहतर नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। उसको सुनना भी अच्छे से आना चाहिए, कहते हैं ना बी अ गुड लिसनर, तो बच्चे को अच्छे से सुनना भी आना चाहिए, अच्छे से उसको प्रोनाउंसिएट भी करना आना चाहिए, अच्छे से लिखना भी आना चाहिए और अच्छे से पढ़ना भी आना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज को पढ़ने की बेहतर स्किल है। ओके। नाउ थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। जब एक टीचर बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो बच्चे की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से वो बच्चे को पढ़ाए तो पढ़ाई का असर दोगुना हो जाएगा। समझ लीजिए बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उस बच्चे की कमी क्या है, उस बच्चे में कौन सी चीज़ सबसे बेहतरीन तरीके से डेवलप है, ये सब का पता जो है टीचर को होना चाहिए। और टीचर को जो है ऐसी ही शिक्षण शैली का चयन करना चाहिए, ऐसे ही शिक्षण के तरीक़ों का चयन करना चाहिए जो कि बच्चे के लिए एकदम उत्तम हो जो कह सकते हैं। ठीक है, बच्चा उसमें सबसे बेस्ट सीख पाए ऐसी कोई तरीके को चूज करना चाहिए। इसीलिए बोला है चयन का सिद्धांत, मतलब कि आप बेस्ट तरीका ढूंढो बच्चे को पढ़ाने का जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे को अच्छे से समझ में आए। ठीक है। नाउ चाइल्ड सेंटर्ड, ये तो मतलब पूरा सिलेबस ही यही इसी चीज़ पे आधारित है कि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो आप टीचर सेंटर्ड ना हो, वो चाइल्ड सेंटर्ड हो। पहले की पढ़ाई होती थी उसमें बच्चे को लोग डंडे से मारते थे, ये सब चीज़ें अब नहीं होती हैं। अब बच्चे के हिसाब से हम चीज़ें करते हैं क्योंकि हमको पढ़ाना बच्चे को है, अपने को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो चीज़ें बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए। उनको अगर कभी कभी उनको जो है अंताक्षरी कराएं, ये सारी चीज़ें मतलब छोटी छोटी क्रिएटिविटी कराएं जिससे बच्चा पूरे टाइम जो है इंगेज्ड रहे। बच्चे को सेंटर में रख के सोचे कि बच्चा अभी क्या चाह रहा है पढ़ना, उसको कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लाया गया है ये वाला पॉइंट कि बाल केंद्रिता का सिद्धांत होना चाहिए। दूसरी चीज़ मातृभाषा का मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत मतलब है आप जो भी लैंग्वेज उसको पढ़ाने वाले हो उसको आप उसके मदर टंग से जोड़ के पढ़ाओ। मान लो उसको आप एप्पल पढ़ाने वाले हो तो हिंदी में तो वो जानता ही होगा इसको सेब बोलते हैं, तो पहले आप बोलो आप सेब जानते हो, सेब की इंग्लिश ये होती है। मतलब आप उसको जो भी लैंग्वेज सिखा रहे हो पहले उसकी मदर टंग में सिखाओ, देन उसको आप जो भी फर्दर सिखाना चाह रहे हो वो सिखाओ। ठीक है। नाउ पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन मतलब अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसको वहाँ पे अप्रिसिएट करो,
उसको शाबाशी दो, वाहवाही करो उसकी, ताकि बच्चा फिर से एक्साइटेड हो, अरे यार मैंने इतना अच्छा किया, टीचर जी ने इतना कुछ अच्छा बोला है। तो बच्चा उसको करने के लिए और भी ज़्यादा क्या होगा, उत्साहित होगा, उसकी इंटरेस्ट बढ़ेगी, वो खुश होगा, उसको लगेगा उसकी बड़ाई हो रही है। मतलब आप जहाँ पे बच्चा अच्छा कर रहा है वहाँ पे उसको इन्फोर्स करो, वहाँ पे उसको एप्रिसिएट करो, पर जहाँ बच्चा गलत कर रहा है वहाँ पे आप उसको डांटो भी अपने तरीके से, ठीक है। स्किनर कहते हैं जब तक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम करता है, यानी सीखने वाले को, यानी बच्चे को सफलता मिलती रहती है, तब तक वह उत्साहित रहता है। और किक ज़रूरी है। किक ज़रूरी है का मतलब है कि लाइफ में अप्रिसिएशन भी बहुत ज़रूरी होता है। हम बच्चे को जब कोई अच्छा बात बोलते हैं कि बेटा तुमने आज बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा किया है, तो बच्चा खुश होकर अगले दिन दोगुना काम करने को शुरू हो जाता है, मैं ऐसे सीखूँगा, ठीक है। वो बोर नहीं होता है, वो खुश हो जाता है और अपने मतलब हर तरीके से इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, ठीक है। नाउ थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये एक टीचर के अंदर एक्चुअली में मतलब बिल्कुल होना चाहिए। एक क्लास में जो मान लो 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे एक तरह के नहीं हो सकते। उनका IQ अलग होगा, उनकी फिजिकल कंडीशन अलग होगी, उनकी मेंटल कंडीशन अलग होगी, वो हर तरह से एक दूसरे से भिन्न होंगे। तो टीचर का काम क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को पहचाने, एक बच्चा कैसा है, दूसरा बच्चा कैसा है, उन सबको समाहित करते हुए फिर पढ़ाई से स्टार्ट करें, ताकि हर बच्चे को समझ में आए। अगर मान लो कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसके पढ़ाई पे स्पेशली ध्यान दे। कोई बोलने में नहीं, कोई मान लीजिए कोई वर्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, अच्छे से उच्चारित कर नहीं कर पाता है, तो उसके बोलने पे ध्यान दिया जाए। कोई लिख नहीं पाता है, किसी की गंदी हैंड राइटिंग है, तो उसके लिखने पे ध्यान दिया जाए। ये सारी चीज़ों मतलब हर बच्चे की हर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए टीचर शुड बी कंसिडर्ड अबाउट इट। टीचर को इसका ध्यान रखना है। नाउ थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कि बच्चे को जो है ये चाहिए कि लाइफ में बच्चा किस कैटेगरी से आता है, बच्चे की जीवन में क्या क्या चीज़ें, किन किन वस्तुओं से वो जुड़ा हुआ है। तो उसकी पढ़ाई में भी टीचर को चाहिए कि वो चीज़ों को वो इन्वॉल्व करे, ताकि बच्चा अपने आप को उससे रिलेटेड समझे और उसको अपनापन लगे, उसको लगे ये चीज़ तो मैंने देखा है। उसको मतलब एक तरह से जुड़ाव महसूस कराते हुए पढ़ाया जाए, उसकी दैनिक जीवन को जो है उससे जोड़ते हुए पढ़ाया जाए, ठीक है। 15 है कि एक बच्चे का जो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी जो पढ़ाई का जो सिस्टम है उसमें थ्योरी ऑफ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव एंड टेक्स्ट मटेरियल, एक फिक्स हमारा एम हो कि बच्चे को एक्चुअली आज क्या पढ़ाना है, और उसके लिए एक फिक्स मटेरियल भी हो, ठीक है। मान लीजिए आप बच्चे को ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो तो आपके पास क्यूब, फिर ट्राइगोनल शेप, ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास TLM, एक फिक्स मटेरियल होना चाहिए। फिर उसके बारे में एक प्रॉपर बुक होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होनी चाहिए ताकि बच्चे को हम समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे लैंग्वेज टीचिंग के नियम होते हैं। जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को पहले कोई एग्जाम्पल देते हैं, मतलब बच्चे को हम एक्चुअल में चीज़ दिखाते हैं। मान लीजिए सेब खाना बहुत पोषण वाला होता है, सेब से हमको बहुत न्यूट्रिशन मिलता है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अब न्यूट्रिशन तो बच्चे को नहीं मालूम न्यूट्रिशन क्या होता है। हम बच्चे को जब सेब दिखाते हैं, कहते हैं बेटा ये देखो ये सेब है, जब इसको खाओगे तुम बहुत हट्टे कट्टे हो जाओगे, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, तुम कोई बीमार नहीं पड़ोगे, तुम रोज़ खेल कूद सकोगे, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएंगी। मतलब हम उसको पहले एक्चुअल वाली चीज़ दिखाएं, ठीक है। मतलब कि उसको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ले जाएं, मतलब कि मूर्त ज्ञान से अमूर्त ज्ञान की तरफ ले जाएं, ठीक है। ऐसे ही ज्ञात से अज्ञात, मतलब पहले अगर हम उसको कोई ऐसी थीसिस वाली चीज़ पढ़ानी है, कोई अननोन चीज़ पढ़ानी है, तो पहले हम उससे जुड़ी हुई उसकी जो चीज़ें वो जानता है, जिसका उसको पूर्व ज्ञान है, उसके बारे में उसको पढ़ाएं, फिर हम उसको जो है अननोन चीज़ तक ले जाएं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपको उसको ऑक्सीजन के बारे में पढ़ाना है, तो आप उससे बोलोगे बेटा तुम्हारे घर में फ़ैन है, तुम्हारे घर में फ़ैन है, फ़ैन चलते तुमको हवा मिलती है। ऐसे ही हमारे चारों तरफ हवा का आवरण है, उसमें एक O2 नामक गैस होता है। इस तरह से चीज़ें करके पढ़ाएं। मतलब बच्चा इसको नहीं जानेगा पर इसको ज़रूर जानता है, वो फ़ैन ज़रूर जानता है, हर बच्चे के घर में फ़ैन है। इसका थर्ड रूल है अनिश्चित से निश्चित की ओर, मतलब अनसर्टेन टू सर्टेन। 1 मिनट, यस सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अनसर्टेन टू सर्टेन में क्या है कि बच्चे को किसी चीज़ के बारे में आधी अधूरी जानकारी है। जैसे वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है जिसके बारे में उसको पूरी जानकारी नहीं है, तो वो अभी अनसर्टेनिटी की स्टेज में है। जब आप उसको एक एक चीज़ें क्लियर करते जाते हो
तब उसके सारे डाउट क्लियर होते जाते हैं और वो किसी एक निश्चित जो है रिजल्ट पे पहुंच पाता है। और ये होता है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर का ये भी एक टीचिंग मेथड है। ठीक है। और एक है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बच्चे के सारे क्वेश्चंस और उसके सारे डाउट को सॉल्व करने के बाद एक क्लियर आंसर देना, ये होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मतलब आपने उसको कोई टॉपिक पढ़ाया, उस पर बच्चे के बहुत सारे डाउट हैं, क्वेश्चन है, उसने पूछा, आपने उसको क्लियर किया, उसके माइंड में जो क्लियर एक कॉन्सेप्ट बैठता है लास्ट में, वो होता है हमारा सिंथेसिस होता है, एनालिसिस टू सिंथेसिस। मतलब आपने उसको एकदम खोजबीन करके उसकी जितनी भी डाउट थी वो सारे क्लियर करके उसको एक क्लियर आंसर, क्लियर कॉन्सेप्ट समझा दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये एक मेथड होता है। एक है आगमन से निगमन की ओर, यानी इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इसमें क्या होता है, आप किसी रूल को उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हो। ठीक है, जैसे कोई भी रूल ले सकते हो, मतलब मान लीजिए आप न्यूटन का, वैसे छोटे बच्चे को न्यूटन का अंदर नहीं समझाएंगे, कोई भी ऐसा है, आप उसको पहले एक उसके एग्जाम्पल से समझाते हो। ठीक है, और उसके बाद उस एग्जाम्पल से फिर उसको जब रूल बताते हो, ठीक है, तो वो होता है हमारा आगमन से निगमन की तरफ। ठीक। छठा तरीका होता है कि मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, मतलब साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। मतलब इसमें क्या है कि मान लीजिए आपको ढेर सारे टॉपिक पढ़ाने हैं, उसमें से कुछ जो है, कुछ में बच्चों का इंटरेस्ट है, कुछ में नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी साइकोलॉजिकल तरीका ये बोलता है कि पहले बच्चों को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाइए, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है और इसमें पहले बच्चे के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना है। तो हम सबसे पहले बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पढ़ाएंगे, फिर बचे हुए सिलेबस लास्ट में वो धीरे धीरे जितने भी कठिन सिलेबस या उसको बोरिंग लगने वाले सिलेबस हम लास्ट में उसको समझाते जाएंगे। ये तरीका होता है। फिर सेवेंथ मेथड है विशेष से सामान्य की ओर। इसमें क्या है कि पहले उसको हम पहले बता देते हैं कि देखो भाई ये चीज़ क्या होती है, क्या आप इसके बारे में जानते हो। जैसे मान लीजिए आप ताजमहल के बारे में बच्चों को बता रहे हो, तो पहले आप उसके बारे में पहले आप उसको दिखाओगे किसी माध्यम से, फिर बोलोगे क्या आप इसके बारे में जानते हो। फिर इसके बाद आप इसके सारे जो तथ्य हैं, इसके सारे राज है, मतलब एक तरीके से इसके बारे में जो फैक्ट है, धीरे 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 इसको जनरलाइज करते जाओगे, यानी स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की ओर। मतलब आप उस विशेष चीज़, वो उसकी नज़र में जो विशेष है बच्चे की नज़र में, उसको धीरे धीरे उसको बताने से उसके बारे में वो उसकी नज़र में अब सामान्य हो जाता है। तो इस तरह का ये टीचिंग मेथड है। फिर सरल से जटिल की ओर। अगर कोई टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारे फैक्ट हैं, कुछ बहुत टफ हैं, कुछ बहुत ईजी हैं, तो आप बच्चे को सबसे पहले ईजी बताओगे, फिर ईजी के बाद वो वन स्टेप जब अप हो जाएगा, फिर उसके बाद से थोड़ा और टफ बताओगे, फिर उसके बाद और टफ, और उसके बाद लास्ट में सबसे टफ चीज़। इस तरह से वो हंसते खेलते में और एक्टिविटीज़ के साथ जो है स्पेसिफिक टू कॉम्प्लेक्स चीज़ भी समझ जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ पहले वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ेगा और धीरे धीरे जो है वो सारी चीज़ों को समझ जाएगा। ठीक है, तो यस, यहाँ पे हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।